नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है वो मूर्ख था। मैंने एक काम किया, अच्छा या बुरा, इससे कोई प्रयोजन नहीं। अब प्रश्न उठता है कि मैंने वो काम क्यों किया। अपने उस कर्म का उत्तरदायी स्वयं मैं हूँ, सब लोग ये कहेंगे, और साधारण तर्क से यह कहना गलत भी नहीं है। पर ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जबकि यह काम करने के लिए मैं प्रेरित या विवश भी किया जाता हूँ। ऐसी अवस्था में मेरे उस काम का उत्तरदायित्व किस पर है, मुझ पर या मुझे प्रेरित करने वाले पर अथवा मुझे विवश करने वाले पर। यहाँ पर मतों में विभिन्नता मिलेगी। कुछ कहेंगे कि उत्तरदायित्व मुझ पर है और कुछ कहेंगे उत्तरदायित्व प्रेरित या विवश करने वाले पर है। एक और मत है, और यद्यपि उस मत के मानने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है, पर वो मत ऐसा नहीं है कि हंसी में उड़ाया जा सके। उस मत के हिसाब से मेरे किसी भी काम का उत्तरदायित्व न मुझ पर है और न किसी दूसरे पर। मेरे प्रत्येक साधारण अथवा असाधारण कार्य का उत्तरदायित्व उस पर है जिस पर कर्म करने वाले को रचने का उत्तरदायित्व। इस मत वाले को अंग्रेजी में फेटलिस्ट कहते हैं और हिंदी में भाग्यवादी कहते हैं। यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि यदि मैं भाग्यवादी बन सकूं तो नारायण की आत्महत्या से मेरे हृदय में जो द्वंद्व मचा हुआ है वो शांत हो जाए। नारायण ने आत्महत्या की, खबर छपी अखबारों में। चूंकि वह अनाथ था इसलिए कोई भी उसकी मृत्यु पर रोया भी नहीं। मित्रों में से किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। किसी ने कहा बेचारा कितना अच्छा था, उसके मरने से बड़ा दुख हुआ, और कुछ ने कहा कितना बेवकूफ था, दुनिया बेवकूफों के लिए नहीं बनी है। यहाँ तक जिसके लिए नारायण ने आत्महत्या की थी उसने कुछ उदास होकर कहा था कितना पागल था, भगवान उसे शांति दे। नारायण मेरा सहपाठी था। हम लोग इतना जानते थे कि वो अनाथ है, निर्धन है। कक्षा में काफी तेज भी था, ट्यूशन करके अपना निर्वाह करता था। वह एक लक्ष्यहीन नवयुवक था, भावुक और हठी भी। वह दिन नारायण के लिए बड़ा अशुभ था जिस दिन नारायण की रत्ना से मित्रता हुई। वो एक संपन्न परिवार की कन्या थी, हमारे ही कक्षा में पढ़ती थी। जब मुझसे उसने इसकी खुशी जाहिर की थी तो मैंने उसे समझाया था और कहा था कि नारायण, जानते हो तुम कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी ओर कुछ देर ध्यान से देखकर कहा, हाँ प्रकाश, तुम्हारा मतलब विनाश से है ना? उसी ओर तो जा रहा हूं। प्रेम विनाश का ही तो दूसरा रूप है। उसकी मित्रता प्रेम में परिणत हो गई। वो रत्ना का दीवाना सा हो गया। महीनों एक समय खाना खाता और जो रुपए बचाता उसे वह अपनी उस प्रेमिका पर कुर्बान कर देता। यही उसकी नियत सी बन गई थी। जिस बात का मुझे भय था वो अंत में हो ही गया। उस दिन संध्या के समय नारायण जब लौटा, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें पथराई हुई सी थी, और मैंने उससे कारण पूछा। एक रूखी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, प्रकाश, सब समाप्त हो गया। ये कैसे? मैंने पूछा। ये इस तरह की उसकी शादी मुझसे नहीं हो सकती। मैंने कहा, तुम रत्ना के लिए नहीं बने हो और रत्ना तुम्हारे लिए भी नहीं बनी है। तुम्हारा सारा भ्रम दूर हो गया और तुम अब अपने को संभाल सकते हो। सब ठीक ही हुआ और सब ठीक हो भी जाएगा। कुछ ना बोला। इसके बाद उसकी आवाज में तूफान फट पड़ा। ठीक ही हुआ प्रकाश, जो कुछ होता है वो ठीक ही होता है। रत्ना मेरे वास्ते नहीं, मैं उसके वास्ते नहीं। और प्रकाश, तुम तो जानते ही हो कि मेरी दुनिया कितनी सकरी है, कितनी सीमित है। मेरी दुनिया रत्ना है, समझे? इसके ये अर्थ होते हैं कि दुनिया मेरे वास्ते नहीं है और मैं दुनिया के वास्ते नहीं हूं। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ सो जाकर पागलपन की बात मत करो। धीरे धीरे दुख दूर हो जाएगा और तुम स्वयं अपने को समझने लगोगे और खुद को संभालो भी। नारायण ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे अपने कमरे में चला गया और सुबह मालूम हुआ कि रात में उसने आत्महत्या कर ली। सुख आते हैं और चले जाते हैं, दुख आते हैं और चले जाते हैं। बच्चे पैदा होते हैं और बूढ़े मरते हैं। मित्रता बनती है और टूटती है। ये सब एक विचित्र क्रम है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। भावना यदि जन्म लेती है तो मरती भी है, और हर भावना का जीवन मनुष्य की प्रकृति से संबद्ध है। कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जहां किसी भी भावना का जीवन क्षणिक रहता,
और कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जहां भावना का जीवन काफी अधिक होता है, कभी कभी मनुष्य के जीवन से भी अधिक। 2 महीने के अंदर ही बहुत लोग नारायण को भूल गए, पर मैं उसे न भूल सका। एक दिन सुना कि रत्ना की शादी हो रही है, बहुत बड़े खानदान का लड़का है। यह सब सुनकर मैं अपने को न रोक सका। रविवार था। मैं रत्ना से मिलने उसके बंगले पर जा पहुंचा। वह मुझसे मिली। मुस्कुराते हुए उसने कहा, कहिए प्रकाश। वह मुझसे मिली। मुस्कुराते हुए उसने कहा, कहिए प्रकाश, कैसे भूल पड़े आज इधर। यूं ही घूमता घामता चला आया। सोचा कि आपकी विवाह की शुभ समाचार पर आपको बधाई दे आऊं। मैंने बैठते हुए कहा। बात छिड़ी और छिड़ती ही चली गई। मैं उत्तेजित हुआ और कह गया, शायद विवाह आपके लिए एक आवश्यक व्यवस्था है और इसीलिए आपको उससे प्रसन्नता नहीं है। ये कहकर मैं कुछ पछताया भी, पर तीर कमान छोड़ चुकी थी। आप नारायण के घनिष्ठ मित्र थे। शायद आप मुझसे सबसे ज्यादा घृणा करते हैं। ऐसी हालत में मैं बातें करूंगी। आप प्रश्न करें, मैं सभी का सही उत्तर दूंगी, वादा। उसने खुद को संभालते हुए कहा। मैंने कई प्रश्न किए। उसने सभी का उत्तर भी दिया। हाँ, कभी कभी उत्तेजित जरूर हुई। वह उन बातों को नहीं कहना चाहता, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में वही सत्य था। रत्ना ने जो कुछ कहा वो कटु था, भयानक था, पर सत्य था। फिर भी मैंने साहस किया, क्योंकि इसके बावजूद मैं कहीं न कहीं असंतुष्ट जरूर हो रहा था उसके उत्तर से। पर आपके उस खेल का दूसरे पर क्या परिणाम होगा, इसको भी कभी आपने सोचा रत्ना? आपकी एक अर्थहीन मुस्कान अथवा क्षणिक भावना से प्रेरित चुम्बन दूसरे का कितना अहित कर सकेंगे, इस पर भी कभी ध्यान दिया तुमने? मैं मानता हूं कि खेलना सब पसंद करते हैं, पर मनुष्य के भविष्य से खेलना, उसके प्राणों से खेलना, रत्ना, यह कितना कुरूप है, कितना भयानक है, कितना अमानवीय है। रत्ना हंस पड़ी, पर उसकी हंसी में माधुर्य न था। एक पैशाचिक कर्कशता थी। वह उत्तर देने लगी। मैं सिहर गया उसका उत्तर सुनकर। मैं जानता था कि मैं पराजित हुआ। रत्ना ने अपने पक्ष में अकाट तर्क दिए थे। रत्ना, आप जानती थी वह बहुत गरीब था, और आप ये भी जानती थी कि वह ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर अपना निर्वाह करता था। उसका कहना है कि उसकी निर्धनता के कारण ही आपने उससे विवाह नहीं किया। ऐसी हालत में क्या आप बतला सकेंगी कि आपने उसकी रक्त से कमाए हुए कीमती उपहार क्यों स्वीकार किए? आप जब इतनी चतुर, चालाक और समझदार थी, तो फिर क्यों उसके साथ खेलती रही प्रेम का झूठा नाटक? रत्ना का मुख एक क्षण के लिए पीला पड़ा और फिर लाल हो गया। वो उठ खड़ी हुई। शायद उसे कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। उसने भर्राए हुए स्वर में कहा, प्रकाश, वो मूर्ख था और भोला इतना कि कभी न कह सकी कि मैं उससे प्रेम नहीं करती, और तीर की भांति ड्राइंग रूम से बाहर चली गई।